मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पार्ट 1 बड़ा टॉपिक है, इसलिए अलग अलग पार्ट करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस और गैल्वेनिक सेल हम लोग पढ़ रहे थे। नर्स्ट इक्वेशन एंड डिजाइनिंग ऑफ गैल्वेनिक सेल जो कंप्लीट हो गया। सेल हर टाइप का जितना भी फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, वो सब कंबाइन करके मैंने सेल का डिजाइनिंग कंप्लीट कर दिया, प्रैक्टिस भी करा दिया, बहुत सारा सेल बना दिया आपको। सो लेक्चर 1, 2, 3 ये कंप्लीट करना है आपको। और यहाँ पे नर्स इक्वेशन कैसे लिखना है, कैसे अप्लाई किया जाता है। लेक्चर 2 में सेल का डिजाइनिंग हम लोग शुरू किए थे कि गैल्वेनिक सेल कैसे डिजाइन किया जाता है। एंड देन उसके बाद लेक्चर 3 में बहुत सारा हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा रिजल्ट और डिस्कस करते हैं एंड देन क्वेश्चन का ही प्लानिंग रहेगा। अभी कुछ रिजल्ट डिस्कस करते हैं। सो कितना पॉइंट 23 तक हो गया था, 24। चलिए अब प्लान करेंगे फॉर गैल्वेनिक सेल। में हम लोग रिजल्ट डिस्कस करेंगे। कई रिजल्ट थर्मोकेमिस्ट्री से लेंगे, कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम से लेंगे 11th क्लास से, कुछ बेसिक रिजल्ट। सेल से पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। नंबर 1, कोई भी सेल के लिए आप ईएमएफ ऑफ सेल जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड सेल और -2.303 R और T बाई NF, ऐसे लिखना है N और F और log 10Q। ये एक जनरल रिजल्ट है। जैसे नर्स इक्वेशन लेक्चर 1 में आप लिखे थे, वैसे ही किसी भी सेल के लिए आपका ये एक इक्वेशन ऐसे प्रेजेंट करना। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जनरली यही हमारा क्वेश्चन में रहेगा। सो इस केस में जो ईएमएफ ऑफ सेल जो हो जाएगा वो स्टैंडर्ड सेल और माइनस ये टर्म हो जाएगा 0.0591 और डिवाइड बाई n हो जाएगा और log 10 और Q। ये इक्वेशन है, एप्लीकेबल है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया। नेक्स्ट इसमें स्टैंडर्ड सेल जो कहलाता है स्टैंडर्ड राइट। स्टैंडर्ड सेल जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड राइट और माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट। तो स्टैंडर्ड राइट माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट और बोथ इन रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए। लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों का हम लोग पढ़े हुए हैं रूल की बोथ इन रिडक्शन पोटेंशियल। सो बोथ इन रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। सो ये है रिजल्ट। हम लोग कोई भी ईएमएफ ऑफ सेल के लिए आप बना सकते हैं। और आप सबसे सिंपल सेल एक बार फिर से अप्लाई करके देख लीजिए। तो जिंक कॉपर सेल तो सबसे आसान सेल होता है। करिए प्लान। सेकंड सबसे आसान सा सेल है आपका जिंक, और यहां पे आप ले लें Zn++ और 2 लाइन बना लेंगे। सॉल्ट ब्रिज हो गया, कॉपर प्लस और कॉपर कर लेंगे। ठीक है। यह है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होता है और यह है फ्लो ऑफ करंट। करंट का फ्लो ऐसा होता है। हो गया। अब इसके लिए हम लोग बात करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ईएमएफ लिखेंगे तो ईएमएफ ऑफ सेल, सो स्टैंडर्ड राइट, सो स्टैंडर्ड राइट और वो भी रिडक्शन के फॉर्म में। रिडक्शन के फॉर्म में मतलब कॉपर प्लस टू द कॉपर, ये है रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट, सो स्टैंडर्ड लेफ्ट में Zn++ माइनस ऐसे Zn हो गया। ये भी रिडक्शन फॉर्म में हो गया। यहाँ -0.0591, वो आपको देख के पता चल रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है। देखते इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, 20 सेल ऐसे बना चुके हैं, तो देखना है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है। और आपका यहाँ log 10 और ऊपर में हो जाएगा Zn++ कंसंट्रेशन और नीचे में कॉपर प्लस। आप रिएक्शन भी देख सकते हैं, ऐसे देखना है, इसको रिएक्शन देखना है और देख के ऐसे बना सकते हैं कि Zn हुआ और प्लस कॉपर प्लस हुआ, और यहाँ से हम लोग बनाएंगे, यहाँ से Zn++ कर देंगे और प्लस कॉपर कर देंगे।
तो यहाँ से ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो गया, n का वैल्यू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो गया और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह आप एक लाइन में भी EMF ऑफ सेल लिख सकते हैं, जो कि खूब प्रैक्टिस किए हुए हैं लास्ट क्लास हम लोग। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में थोड़ा प्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको। इसको ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, क्योंकि ग्राफिकली भी हम लोग क्वेश्चन आता है। सो आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इस सेल लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड सेल, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं -0.0591 और डिवाइड बाई 2 और log 10, और ऊपर में लिख सकते हैं Zn++ और नीचे में लिख सकते हैं कॉपर ++। ठीक है, ऐसे कर दीजिए। नेक्स्ट, आप इसको मुझे प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस, और ये है 0.0591 और डिवाइड बाई 2 और log 10, यहां ऊपर में Zn++ डिवाइड बाई कॉपर ++ प्लस EMF ऑफ सेल स्टैंडर्ड सेल, ऐसे कर लीजिए। देखिए, प्लॉट करना हो, क्योंकि कई क्वेश्चन में ग्राफिकली आपको बनाना होता है, तो आप देखिए, अगर हम लोग इस साइड प्लॉट करेंगे EMF ऑफ सेल, ऐसे प्लॉट कर लेंगे, और इस साइड हम लोग प्लॉट कर रहे हैं log 10 Zn++ बाई कॉपर ++, ऐसे प्लॉट करना है। ठीक है, इस साइड। तो अगर आप प्लॉट देखेंगे तो प्लॉट में ऐसे आ रहा है, देखिए ये है y एक्सिस y, और इसको देखेंगे तो ये है m, स्लोप हुआ, ये पूरा ऐसे स्लोप हुआ, ये है y एक्सिस और स्लोप, और ये है टर्म x और प्लस c, ऐसे ये है c, इस तरह से। स्लोप निगेटिव है इस ग्राफ का स्लोप, ये जो स्लोप हुआ m जो है वो स्लोप है, स्लोप आप देख रहे हैं कि स्लोप जो है वो निगेटिव है, और जब निगेटिव स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन है, तो आपको ग्राफ ऐसे प्लॉट करना चाहिए। देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन और स्लोप जो है वो निगेटिव, ऐसे, ये tan थीटा, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा जो निगेटिव है, निगेटिव का ये मीनिंग है m ये माइनस 0.0591 बाई 2, यहाँ से थीटा बोला जाता है, थीटा निकाल सकते हैं। और ये जो इंटरसेप्ट हुआ, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड सेल, हो गया। देखिए ये है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, वो हो गया स्टैंडर्ड सेल। तो ग्राफिकली भी आपको जानना है कि ग्राफ भी आपको प्लॉट करना है। तो ये सेल आप बनाना जानते हैं, सेल है, गैल्वेनिक सेल है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वेशन हो गया, इससे EMF बनाना है, EMF को आप ग्राफिकली प्लॉट करना है, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट द वर्किंग ऑफ सेल, सेल कब वर्क कर रहा है, कब नहीं वर्क करेगा, उसके लिए भी आपको जानना है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए फिर हम लोग छोटा छोटा प्लान करेंगे। यहाँ पे 3rd पॉइंट, आप डिस्कस कर रहे हैं EMF ऑफ सेल। ये होता है स्टैंडर्ड सेल -0.0591 बाई n log 10Q, ये है आप जानते हैं जनरल इक्वेशन, और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, नाउ क्वेश्चन में कई बार आता है कि चेक करिए वर्किंग ऑफ सेल, सेल वर्क कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। सेल वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है या इक्विलिब्रियम है, वो चेक करना है। तो आपको अगर सेल के वर्किंग के लिए चेक करना है, तो देखिए आप स्टैंडर्ड वैल्यू निकाला कीजिए, स्टैंडर्ड सेल आप निकाला कीजिए। वर्किंग ऑफ सेल के लिए जो ये स्टैंडर्ड सेल है ना, इस पे वर्क करिए। जो स्टैंडर्ड सेल है, आप जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड सेल जो होता है, स्टैंडर्ड राइट
माइनस ई स्टैंडर्ड लेफ्ट ऐसे, बोथ इन रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों जो है रिडक्शन पोटेंशियल, बोथ इन रिडक्शन पोटेंशियल। सो स्टैंडर्ड राइट माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट, ये कैलकुलेट करना है, सेल के वर्किंग को चेक करना है, तो इस डाटा को कैलकुलेट करिए और देखिए कि ये डाटा अगर स्टैंडर्ड सेल अगर ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव है, इस स्टैंडर्ड पे ही वर्क करना शुरू कर देता है, इस पूरा नहीं चेक करने की जरूरत है, आप सिर्फ इसको चेक करिए स्टैंडर्ड सेल को। अगर स्टैंडर्ड सेल अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्किंग सेल वर्क करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, सेल स्पॉन्टेनियस है, तो तीनों चीजें आप लिख सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड सेल अगर पॉजिटिव हुआ तो आप रिएक्शन को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। सो वर्किंग सेल, ये वर्किंग सेल वर्क कर रहा है, या स्पॉन्टेनियस सेल स्पॉन्टेनियस है, या cell reaction proceed in forward direction, cell reaction proceed in forward direction, ये सो सेल को चेक करना होता है कि आप डिजाइन कर रहे हैं सेल, तो सेल वर्क करेगा कि नहीं, या वर्क करेगा कि नहीं, कर रहा है वर्क, तो उसके लिए आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड पूरा इस सेल को चेक करने की जरूरत नहीं, आप इस स्टैंडर्ड ही चेक कर लीजिए ना। स्टैंडर्ड चेक करने के लिए स्टैंडर्ड राइट माइनस स्टैंडर्ड लेफ्ट, और ये लेफ्ट साइड होता है और ये सेल में ये राइट साइड होता है, तो राइट माइनस लेफ्ट, और दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में देखना है। अगर ये वैल्यू स्टैंडर्ड सेल अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, जो स्टैंडर्ड सेल पॉजिटिव हुआ, तो वर्किंग सेल होगा, या स्पॉन्टेनियस सेल कर सकते हैं, सेल रिएक्शन प्रोसीडिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट आप यहीं पे लिख लेंगे, ये थर्ड रहने देंगे, और फोर्थ पॉइंट इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर फोर्थ पॉइंट यहां लिख लीजिए, इफ स्टैंडर्ड सेल लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 है, या स्टैंडर्ड सेल जो है वो निगेटिव है, ऐसा होगा, सो नॉन वर्किंग सेल, ये सेल वर्क नहीं करेगा, नॉन वर्किंग सेल काम नहीं करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। सो नॉन वर्किंग सेल या नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, और सेल रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। सो बैकवर्ड डायरेक्शन में सेल रिएक्शन जो होगा वो बैक साइड चला जाएगा। तो वर्किंग ऑफ सेल चेक करना है आपको, तो चेक करने के लिए इस स्टैंडर्ड को चेक करिए। इस स्टैंडर्ड सेल से ही पता चल जाता है कि सेल वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। अगर स्टैंडर्ड पॉजिटिव है तो वर्क करेगा, क्योंकि कई क्वेश्चन में आता है चेक करने के लिए, तो आप इस स्टैंडर्ड को ही चेक कीजिए। स्टैंडर्ड निगेटिव है तो वर्क नहीं करेगा, और स्टैंडर्ड 0 हो गया तो कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड 0 देखिए आप। ऐसे सेल को कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। अगर आप चेक कर रहे हैं और चेक करते समय पता चला कि स्टैंडर्ड 0 हो गया, इफ स्टैंडर्ड सेल जो है वो 0 हो गया, स्टैंडर्ड सेल 0 हो गया, then cell is defined as spontaneous then cell is defined as concentration cell, concentration cell। सेल को कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। कंसंट्रेशन सेल जिसमें आप दोनों साइड सेम हो जाएगा, जैसे आप हाइड्रोजन के लिए जिंक के लिए पढ़े थे कि ऐसे सेल में दोनों इलेक्ट्रोड सेम हो, जिसमें लेफ्ट साइड राइट साइड एक जैसा हो। जैसे ये Zn और Zn++ ये C1 हुआ, और ये 2 लाइन मैंने कर दिया,
और Zn++ और ये C2 हो गया और फिर जिंक हो गया। ये है इलेक्ट्रॉन और ये फ्लो ऑफ करंट। ऐसे सेल जो है वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे सेल को कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं, और कंसंट्रेशन सेल जो है, कंसंट्रेशन सेल में ई स्टैंडर्ड सेल जो हो जाएगा वो 0 हो जाता है। और ऐसे केस में अगर ई स्टैंडर्ड सेल 0 होगा तब आपको ई सेल पे जाना पड़ेगा, तब आपको ईएमएफ ऑफ सेल देखना होगा। देन अब आप कैलकुलेट करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल, और ईएमएफ ऑफ सेल जो होगा अगर ये पॉजिटिव है तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है, वर्किंग करेगा। और ईएमएफ ऑफ सेल अगर इस केस में नेगेटिव आ गया तो सेल जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो इस केस में ये रेड वाला है तो रेड वाले में वर्किंग। ब्लू में नॉन वर्किंग सेल। नेक्स्ट 6 पॉइंट पे जो अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे फॉरवर्ड रिएक्शन, वर्किंग सेल और नॉन वर्किंग सेल। और कई क्वेश्चन में आएगा कि अगर सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया तो, अगर सेल का रिएक्शन है इक्विलिब्रियम आ गया तो केमिकल इक्विलिब्रियम भी हमें यूज करना है। थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ रिजल्ट हम लोग को यहाँ पे यूज करना है जो 11th क्लास में भी पढ़े हुए हैं और 12th में भी आपको पढ़ना है। सो 5 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 6 पॉइंट। सो अगर आप ईएमएफ ऑफ सेल लिख रहे हैं, ईएमएफ ऑफ सेल और आपका स्टैंडर्ड सेल, ये है स्टैंडर्ड सेल है और -0.0591/n और यहाँ log 10 के ऐसे पढ़ना है, log 10 के। और ये एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग पढ़ रहे हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा ये। तो आप जानते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड का रिजल्ट क्यू यहाँ क्यू कर लेंगे, यहाँ पे क्यू करना है आपको। अभी क्यू करेंगे तो तुरंत के भी हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। तो आपने डिस्कस किया कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, आप बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, आपने फॉरवर्ड के लिए डिस्कस किया कि अगर स्टैंडर्ड सेल जो है अगर पॉजिटिव रहे तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड होगा जो आप जानते हैं। और अगर स्टैंडर्ड सेल निगेटिव हो गया तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा आप बैकवर्ड, ये चीजें जानते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन जानते हैं। बट अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम के केस में ध्यान रखना है, जब केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, अगर सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा तो ये 0 होगा, ये वाला 0, ईएमएफ ऑफ सेल 0 हो जाएगा, सेल पोटेंशियल ही 0 हो जाता है। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा हुआ है और फिर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको। सो फॉर इक्विलिब्रियम, व्हेन सेल रिएक्शन आर एट इक्विलिब्रियम, व्हेन सेल रिएक्शन आर एट इक्विलिब्रियम, cell reaction are at equilibrium, सेल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसे कॉन्सेप्ट आ गया कि सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो सेल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तो डेल्टा ईएमएफ ऑफ सेल 0 हो जाता है, ठीक है। देन ईएमएफ ऑफ सेल, ये सेल का जो ईएमएफ है वो लेफ्ट टर्म ही 0 हो जाएगा, ये लेफ्ट टर्म 0 हो जाएगा। और जब ये 0 होगा तो क्यू की जगह रिप्लेस कर दीजिएगा के, जो क्यू रिएक्शन कांस्टेंट है वो रिप्लेस होके के द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड यहाँ पे चेंज करेंगे क्यू की जगह आपको रिप्लेस करना है के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो पढ़े थे ना, केपी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं केसी लिख सकते हैं, आप सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़े हुए थे केएसपी भी यूज कर सकते हैं, उसका भी आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आप पुट करके देखिए।
सो ये 6 पॉइंट और आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, एट इक्विलिब्रियम पुट कर लीजिए। सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप पुट करके देखिए इसमें, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम जब आता है, रिएक्शन ऐसे इक्विलिब्रियम में आया, सो ये टर्म 0 हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 बाई एन हो जाएगा, और यहां हो गया log 10 के, log 10 के। ऐसे सॉल्व करिए, log 10 के इसको बोलते हैं एन स्टैंडर्ड सेल बाई 0.0591 हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम का भी एप्लीकेशन है इसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और भी थर्मोकेमिस्ट्री का भी यूज करना है। सो यहाँ पे के का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कई क्वेश्चन में आएगा। 10 पे पावर लिखना है आपको एन, और स्टैंडर्ड सेल डिवाइड बाई 0.0591, ये हो गया, और ये है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये रिजल्ट है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये रिजल्ट हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। और एट एनी टेम्परेचर, कोई अदर टेम्परेचर पे लेना हो, अदर टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे 2.303 RT बाई NF होता है, तो पुट कर लेंगे एट अदर टेम्परेचर, एट टेम्परेचर T, और वो भी केल्विन यूनिट में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो गया वो 10 N और F स्टैंडर्ड सेल डिवाइड बाई 2.303 RT कर लीजिएगा। ये है रिजल्ट एट एनी अदर टेम्परेचर T। हो गया। तो रिएक्शन कब आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन सेल के लिए आपको जानना है कि इसके लिए ईएमएफ ऑफ सेल को 0 करना पड़ता है। तो इस तरह रिएक्शन को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, या सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, वो आप चेक कर सकते हैं, और क्वेश्चन आएगा। कोई याद नहीं करना, ये नहीं कि ये फॉर्मूला याद करना, आपको प्लान फॉलो करिए कि इक्विलिब्रियम आता है तो ईएमएफ ऑफ सेल 0 हो जाएगा, बाकी अब जो गिवन डाटा रहेगा आप कैलकुलेट कर लेंगे। 7 बहुत सारे रिजल्ट हैं जो पुराने टॉपिक से हम लोग लेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट मैं ले रहा हूं फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम, लेक्चर नंबर 3 या 4 है आपका। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में भी यूज किया हुआ है, 2 बार पहले पढ़ चुके हैं, थर्ड टाइम फिर से पढ़ लें। फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम, सो केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा हुआ है, थर्मो में भी पढ़ा हुआ है, 2 जगह पढ़े हुए हैं, थर्ड टाइम यहां यूज कर रहे हैं। आप जानते हैं डेल्टा जी, और इधर लिखते हैं डेल्टा जी नॉट, और प्लस 2.303 RT और log 10, और यहां लिखते हैं Q, ऐसे। ऐसे लिखते हैं ये। हो गया। अब इसमें सारे टर्म आप डिस्कस कर लीजिए, और टर्म को कैसे यूज किए थे आप पहले, वो सब आप डिस्कस कर लीजिए। आप जानते हैं डेल्टा जी द गिव्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी नॉट हो गया स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, बाकी ये सब टर्म तो सेम है। सो डेल्टा जी ये पढ़े हुए थे गिव्स फ्री एनर्जी, ये है गिव्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज,
जी से लिखते हैं जी, बट डेल्टा जी लिखा हो तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज लिख सकते हैं। डेल्टा जी नॉट, नॉट लग गया तो स्टैंडर्ड आ गया, डेल्टा जी नॉट कर लेंगे, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। So standard gives free energy change, ये हो गया स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। और पहले आप जो रिजल्ट पढ़े हुए थे वो आप एक बार डिस्कस कर लीजिए। आप जानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाना है, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जाना है तो आपको पढ़ाया हुआ था कि गिव्स फ्री एनर्जी निगेटिव होना चाहिए या फिर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी भी निगेटिव होना चाहिए अगर फॉरवर्ड जाना है तब। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने के लिए ये कंडीशन जो आप पढ़े हुए हैं, दोनों टॉपिक में पढ़े हुए हैं, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हुए हैं, ठीक है। और अगर हमें बैकवर्ड जाना है सो डेल्टा जी पॉजिटिव और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर बैकवर्ड हमें जाना है तो, बैक जाने के लिए। और हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पे, तो डेल्टा जी जीरो था। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी कई एग्जाम में पूछा हुआ कि इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम का रिएक्शन होता है तो इक्विलिब्रियम के रिएक्शन पे ये डेल्टा जी जीरो होता है, ये जीरो होता है, ये जीरो होगा और क्यू की जगह के कर लेंगे अगर इक्विलिब्रियम आया। सो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो था, ये दो बार पढ़ चुके हैं और कोई नया नहीं है, और Q इज इक्वल टू के हो जाएगा। हो गई, पुट कर लीजिए। पुट करिए यहां पे एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो करना है आपको, ये है डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 एन आर, सॉरी एन नहीं, इसमें एन नहीं होता। सो आर टी लॉग 10 और के हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, हटा लीजिए इसको, सॉल्व करिए। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 के। इस पर कई क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हैं, दोनों टॉपिक में बनाए हुए हैं, यहां भी आप पढ़ेंगे, यहां भी क्वेश्चन पढ़ना आपको। हो गया, और इससे रिलेट करिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। तो अभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसको रिलेट करते हैं इस टर्म से। दोनों को रिलेट करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट करिए, क्या था रिलेशन। तो ईएमएफ ऑफ सेल, ये ईएमएफ सेल था, वो था स्टैंडर्ड ऑफ द सेल, और माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ और लॉग 10, और यहाँ था क्यू, ये था ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया, अगर कोई रिएक्शन ऐसे इक्विलिब्रियम पे आया, रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। सो इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन आता है तो इस सेल, ये ईएमएफ ऑफ सेल जो होगा ये जीरो होगा। जैसे गिब्स डेल्टा जी जीरो हुआ था उसी तरह इसमें ये जीरो होता, पढ़ चुके हैं आप। और यहां पे क्यू की जगह चेंज कर लेंगे के, पुट करिए।
ये है 0, ये है स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log 10 के इक्वेट करेंगे। NF स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू 2.303 RT log 10 के। हो गया? इससे रिलेट करिए, सो यहां पे अगर दोनों साइड माइनस करेंगे, माइनस NF स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू, माइनस कर लेंगे दोनों साइड, और log 10 के, सो माइनस NF और स्टैंडर्ड, और इधर करेंगे आप डेल्टा G नॉट। देखिए एक रिलेशन आ गया। सो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन खूब यूज होता है, खूब यूज होगा ये। सो आप नोट करेंगे यहाँ पे अभी आपने क्या क्या सीखा। तो रिजल्ट सारा भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद तो वनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा। सो आपने सीखा यहाँ पे ये डेल्टा G नॉट जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है वो हुआ माइनस NF और E नॉट, ये हुआ। और जो सिंपल गिब्स फ्री एनर्जी करेंगे तो वो माइनस N और F और E कर लेंगे, ये हो गया। और डेल्टा G नॉट आपने ये भी पढ़ा कि ये माइनस डेल्टा G नॉट 2.303 RT log 10 के, ये भी आपने पढ़ा। तो ये इक्वेशन जो है ये वाला और ये भी इक्वेशन आपको यूज होता है ऐसे। ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट। इस रूल को आप फॉलो करेंगे, थोड़ा सा इसको आप देखिए। डेल्टा G आपने पढ़ा माइनस और N E और F, डेल्टा G नॉट आपने किया और माइनस N और E स्टैंडर्ड हुआ और F हो गया। और ये आपका डेल्टा G नॉट जो हुआ वो है माइनस 2.303 RT और log 10 क्यूब, ऐसे यूज कर लीजिए। ऐसे यूज करना, ठीक है। अब आप बताएंगे, ये हर पेपर में आया, आईडी एडवांस में, मेन में, मेडिकल में, और 2 बार 3 बार रिपीट करते रहता है कि अगर मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन करना है, बताइए आप देखते जाइए। अगर मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन करना है, अगर रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड हो, फॉरवर्ड रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस सेल स्पॉन्टेनियस हो, फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, तो उस केस में अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे आप जानते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में डेल्टा G जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, डेल्टा G होना चाहिए नेगेटिव। हम लोग पढ़े हुए हैं कि डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, या थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। या डेल्टा G नॉट जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। और अगर डेल्टा G नॉट नेगेटिव है, डेल्टा G नॉट नेगेटिव तभी पॉसिबल होगा जब ईएमएफ ऑफ सेल, ई स्टैंडर्ड सेल जो होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए। चेक करेंगे, अगर आप फॉरवर्ड जाना है तो ये टर्म नेगेटिव, ये नेगेटिव, बट ये नेगेटिव तभी होगा जब ई स्टैंडर्ड सेल क्या हो, पॉजिटिव हो। स्टैंडर्ड सेल पॉजिटिव हो आपका, और स्टैंडर्ड सेल पॉजिटिव तब आएगा जब k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, k के वैल्यू पे आपको वर्क करना है।
तो के का वैल्यू जो हुआ आप चेक करिए यहाँ पे, के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 में आप कोई भी डाटा लेके देखिए। देखिए -2.303 RT और log 10। अब सोचिए कि अगर k का वैल्यू 2 ले रहे हैं और k का वैल्यू सोचिए कि 1/2 लेंगे, ठीक है, दो डाटा ऐसे मन में सोचिए। और अगर ऐसा ले रहे हैं तो log 10 जो 2 होगा वो होता है 0.3 और log 10 अगर आप 1/2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा -0.3। तो अब आप बताइए कि अगर ये k का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1, k का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा ले रहे हैं तब तो ये टर्म पॉजिटिव और ये वाला क्या हो गया नेगेटिव, और मुझे तो नेगेटिव ही चाहिए। अगर आप k का वैल्यू लेस देन 1 लीजिएगा तो ये वैल्यू log के नेगेटिव होगा और माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन हर पेपर में पूछा हुआ है कि अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन जानना है तो ये नेगेटिव, ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव और k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अब ये क्वेश्चन कम से कम हर पेपर में 2 बार पूछा हुआ, आईडी एडवांस में भी, आपका मेडिकल में भी है, मेन में भी है, और मैं भी आपको तीसरी बार पढ़ा रहा हूं। आप अपने कॉपी में जाके चेक करिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में है, थर्मोकेमिस्ट्री में भी है और यहां पे भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करना है तो फॉरवर्ड के लिए नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 करेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव हुआ और प्लस और माइनस मिलेगा तो नेगेटिव है, और वही नेगेटिव चाहिए था मुझे। नेक्स्ट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कर लीजिए। सो फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड रिएक्शन कर लीजिए। सो बैकवर्ड रिएक्शन डेल्टा जी पॉजिटिव, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव, ईएमएफ ऑफ सेल स्टैंडर्ड सेल, ईएमएफ ऑफ सेल जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो होना चाहिए नेगेटिव और के का वैल्यू लेस देन 1 से छोटा रहेगा, के का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा। ये चेक करेंगे, के का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हर एग्जाम में कि फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, वर्किंग, नॉन वर्किंग सेल के लिए ये कंडीशन हो गया। अब इक्विलिब्रियम कर लीजिए, एक और पॉइंट कर लीजिए फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए कर लीजिए। So at equilibrium डेल्टा जी जो है इक्विलिब्रियम पे 0, डेल्टा जी नॉट को मत करिएगा, डेल्टा जी नॉट नहीं, ये नहीं, यहां उसको 0 मत करिएगा, ये ध्यान रखना आपको, ये पूछा जाता है पेपर में। डेल्टा जी नॉट तो आंसर है नो, नॉट 0। ईएमएफ ऑफ सेल को 0 करना है, ईएमएफ ऑफ सेल को 0 करना है। ई स्टैंडर्ड की बात मैंने नहीं किया है, इक्विलिब्रियम पे ई स्टैंडर्ड सेल 0 नहीं, इसके बारे में 0 नहीं, ये 0 नहीं, वो ईएमएफ ई सेल 0 करना इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी 0, ये खुद क्वेश्चन है, ये भी खुद क्वेश्चन पूछा हुआ इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। हो गया, 2 रिजल्ट और करते हैं हम लोग, 10 रिजल्ट है इसमें। एट 9 10 9 देखिए, वो जो आप देख रहे हैं कि डेल्टा जी, ये आपने बनाया है डेल्टा जी इज इक्वल टू -NEF, ऐसे आपने बनाया है, या आपने डेल्टा जी नॉट जो अभी आपने प्रूफ किया था -NE स्टैंडर्ड F, ऐसे जो प्रूफ किया था। तो ये एनर्जी है, गिव्स फ्री एनर्जी। सो इसी का जो मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जैसे डेल्टा जी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो हो गया NEF।
इसी को साइंस में बोलते हैं मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल। सो यही जो टर्म है मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल, आपको कई क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। मैक्सिमम पूछा जाता है वर्क डन, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन बाय सेल, कोई पूछता है कि मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल, तो आप तुरंत समझिएगा कि मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल ये जो कहलाता है गिब्स फ्री एनर्जी का मॉडुलस होता है, और वो होता है एन और ई और एफ। ये है मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल। ये हो गया। नेक्स्ट, एक रिजल्ट थर्मोकेमिस्ट्री से भी यूज करिए, उसका भी जरूरत पड़ेगा हम लोग को। थर्मोकेमिस्ट्री लास्ट रिजल्ट, पढ़े हैं सब लोग, खूब सारा क्वेश्चन बनाया है, इसका भी जरूरत पड़ेगा। अगर इसमें नॉट लगा दीजिएगा यहाँ पे डेल्टा जी, और सब में अगर नॉट ऐसे जीरो करेंगे तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, आप जानते हैं डेल्टा एच जो है चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। T for temperature, केल्विन। नॉट कर लेंगे तो स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एस करेंगे, नॉट करेंगे यहाँ पे तो स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा। T for टेम्परेचर, ये भी रखेंगे सामने तो। ये तो इसका भी जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाते समय। इस इक्वेशन को भी हम लोग यूज करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। और अगर एक इक्वेशन और करना चाहें आप, जरूरत पड़ेगा कुछ क्वेश्चन में, जैसे आप डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी, और यहाँ पे डेल्टा एस नॉट, और ये है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ और ई नॉट। ऐसे ये दो इक्वेशन है, दोनों अलग अलग इक्वेशन है। ये अलग इक्वेशन है और नीचे वाला अलग इक्वेशन है, दोनों आप जानते हैं। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करिए तो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जैसे इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आप डेल्टा एच नॉट मैं लेके चल रहा हूं कि डेल्टा एच नॉट एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट टर्म हुआ, कांस्टेंट चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एस नॉट भी एक कांस्टेंट चेंज इन एंथैल्पी एंट्रोपी। सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विथ
रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब कैपिटल टी के रिस्पेक्ट में। देखिए मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, डी डेल्टा जी नॉट बाई डी कैपिटल टी इज इक्वल टू, ये है 0 माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, ये है डेल्टा एस नॉट। रुकिए, नेक्स्ट ये है डेल्टा एस नॉट, ये डेल्टा एस नॉट आप देखेंगे तो डेल्टा एस नॉट हो जाएगा, माइनस कर लेंगे और उधर हो जाएगा डी डेल्टा जी नॉट बाई डी टी, डी और टी ऐसा हो गया। रुकिए, डेल्टा एस नॉट माइनस डी बाई डी टी कर लेंगे, डेल्टा जी नॉट की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस एफ माइनस एन और एफ और ई नॉट ऐसे रख लेना है। यह है डेल्टा एस नॉट, इसको बाहर निकालिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एन हो गया, एफ हो गया और डी और ई नॉट बाई डी टी। ये तो ये भी एक रिलेशन है जो आपको चेंज इन एंट्रोपी कभी कभी जरूरत पड़ता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सो एन एफ डी ई नॉट बाई डी टी ऐसे। रिजल्ट कंप्लीट हो गया, गैल्वेनिक सेल का डिजाइनिंग फाइनल सब कुछ प्रैक्टिस हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन डिस्कस करना है। सो बहुत सारा क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों से मिस्टेक होता है, जो लोग नहीं जानते हैं उनसे मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन में। ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन जो है ये डाटा के साथ मेडिकल में भी पूछा हुआ है, आईटी मेन में भी पूछा हुआ है और खूब रिपीट करता है। एडवांस में कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, अलग अलग टर्म में अलग अलग डाटा रहेगा, आयरन के लिए, इंडियम के लिए। तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, तो एक क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा, बाकी आप फॉलो करेंगे, अपने से बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ई स्टैंडर्ड लिखा हुआ है Cu प्लस प्लस टू Cu, देखिए समझिए यहाँ पे मतलब आपका अगर रिएक्शन देखेंगे तो Cu प्लस प्लस है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे इसमें ऐड कर देंगे और ये बन गया कॉपर। ठीक है, इसके लिए लिखा हुआ है ई स्टैंडर्ड, इसके लिए ई स्टैंडर्ड जो लिखा हुआ है वो है 0.337 वोल्ट। सेकेंड इक्वेशन देखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है कॉपर प्लस प्लस और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और ये बन गया कॉपर प्लस, ऐसा हो गया। ठीक है, और इसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू जो लिखा हुआ है वो है लिखा हुआ है 0.153, ये वोल्ट हुआ, ऐसे वोल्ट हुआ। और मुझे इसके लिए निकालना है, मतलब ये कॉपर जो है वो प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ऐसे मुझे कॉपर है और इसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप बना लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे और इक्वेशन नंबर ये 2 कर लेंगे और ये है इक्वेशन नंबर 3। और जैसे कि थर्मोकेमिस्ट्री में आप बनाते थे, तो थर्मोकेमिस्ट्री में आप बनाते थे ऐसे कि ये थर्ड कैसे मिलेगा, तो थर्ड अगर हमें इक्वेशन चाहिए, थर्ड इक्वेशन कैसे मिलेगा, ये थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन मिलेगा 1 माइनस 2, 1 ये है 1 और इसमें से 2 घटा देंगे और 1 आप चेक कर लीजिए, 1 में से 2 घटा दीजिए, जैसे कि थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ये थर्ड कैसे मिलेगा, थर्ड इक्वेशन चाहिए, कॉपर राइट साइड चाहिए तो कॉपर ये दे देगा तो 1 और ये लेफ्ट साइड चाहिए तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करके देख लीजिए आएगा ये। अब देखिए इतना करने के बाद लोग फट से बना देता है कि अच्छा ये वाला चाहिए तो 1 माइनस 2 कर लेंगे, ये मिस्टेक, यह मिस्टेक। कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट थर्मोकेमिस्ट्री का सही है कि आप इस इक्वेशन को आप लिख दीजिए, पूरे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बैलेंस करके लिखेंगे, इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए और सेट करिए कि थर्ड कैसे मिलेगा, तो थर्ड 1 माइनस 2 मिलेगा।
बट उसके बाद फट से लोग ऐसे लिख देते हैं कि इसमें इसका ई नॉट चाहिए तो 1, इसमें से इसको घटा देंगे, आ जाएगा, ऑप्शन में रहेगा, बट गलत हो जाएगा। साइंस बोलता है कि साइंस में जो है कंजर्वेशन जो होता है, साइंस हमेशा बोलता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। कंजर्वेशन जो होता है वो साइंस का कंजर्व करता है, एनर्जी कंजर्व करता है। मतलब अगर 3 = 1 - 2 लिखना है तो आपको लिखना चाहिए कि डेल्टा गिव्स ऑफ द 3 इज इक्वल टू, ये एनर्जी है, गिव्स ऑफ द 1 और माइनस गिव्स ऑफ द 2, ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि साइंस फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल नहीं। आप कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल नहीं कर सकते, ये नहीं कि ये पोटेंशियल है तो 1 - 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में रहेगा, बट वो नेगेटिव मार्क में चला जाएगा आपका। हमें साइंस को फॉलो करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व होता है, और एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी सेल का कहलाता है। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है? तो गिव्स फ्री एनर्जी आप पढ़े हुए थे कि ये होता है -n और f और E स्टैंडर्ड होता है, ये गिव्स फ्री एनर्जी है। मतलब समझिए यहाँ पे, अगर मैं गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द 1 के बारे में बात करूं तो n का वैल्यू 2 है और f है, और ये है E1 जो हुआ मल्टीप्लाई बाय 0. या E स्टैंडर्ड 1 कर लेंगे, स्टैंडर्ड जो है वो 1 के लिए कर लेंगे ऐसे। सेकंड का गिव्स फ्री एनर्जी जब बनाएंगे, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी 2 का, तो ये माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 है और f है, और E2 नॉट कर लेंगे। और यहां जब गिव्स फ्री एनर्जी बनाएंगे थर्ड का, तो वो लिखेंगे -1 इंटू f और E3 नॉट, ऐसा होगा। ठीक, गिव्स फ्री एनर्जी उसको कंजर्व करना है, यही इसका ट्रिक है। लोग इसको यहां से यहां घटा देते हैं, बस वहीं गड़बड़ होगी। अब चलिए, डेल्टा गिव्स फ्री एनर्जी तो -1 f और E नॉट इज इक्वल टू फर्स्ट, तो -2 और f और यहाँ है 0.337, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू f और ये 0.153, f हटा लेंगे और माइनस उस साइड करेंगे स्टैंडर्ड, तो उधर हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 0.337 माइनस 0.153 स्टैंडर्ड 4 7 6 0.153 स्टैंडर्ड 4 1 हो गया, 2 हो गया, 5 रीचेक 1 2 5 0.521। सो ये स्टैंडर्ड जो चाहिए था आपको आंसर हो गया। आप चेक करेंगे ऑप्शन में, ये है 0.521 वोल्ट। सो ये था एडवांस का क्वेश्चन, जो एक एकदम सिंपल और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और जिसमें मिस्टेक होता है, जो लोग नहीं जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल कर देते हैं, जो कि गलत है। होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हो गया। मैं इसे चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन ये है आईटी एडवांस का 521 है आंसर सी, 0.521 आंसर सी है। नेक्स्ट, अपने मन से कोई थ्योरेटिकल डाटा दे रहा हूं, आप बनाइए। सो स्टैंडर्ड फेरस टू आयरन X है, स्टैंडर्ड फेरिक टू आयरन ये Y है, और हम लोग चाहिए स्टैंडर्ड फेरस टू फेरिक, फेरस टू फेरिक चाहिए। ऐसे सॉल्व करिए। फास्ट करिए। अब ये सारा काम 1 मिनट में करना है आपको, तो एक मैंने सिखा दिया आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
देखिए फिर से समझिए, फेरस यहां 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है और ये हुआ आयरन। अगर इसका गिब्स फ्री एनर्जी आप लिखेंगे सो माइनस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, एफ है, और ई स्टैंडर्ड जो हो गया वो एक्स है। चेक करेंगे, इसका एक्स लिखा हुआ। फिर से आप फेरिक ले लीजिए, यहां पे है 3 इलेक्ट्रॉन है और यहां से लिखेंगे आयरन, और इसका जब गिब्स फ्री एनर्जी चेक करेंगे तो यहां पे -3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है और ये है वाई। नेक्स्ट लाइन, फेरस टू फेरिक है, पेपर में लिखा हुआ फेरस है और फेरस टू फेरिक जाना है। सो यहां से फेरस और टू फेरिक यहां पे जाना है आपको। तो फेरस टू फेरिक जब ऐसे करेंगे तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, और इसके लिए डेल्टा जी और नॉट ऑफ 3 बनाएंगे तो -1 एफ, और ये स्टैंडर्ड हो गया। यही तो निकालना है। कैसे मिलेगा थर्ड इक्वेशन, कैसे मिलेगा? ये थर्ड इक्वेशन जो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 हुआ, और ये है इक्वेशन नंबर 3। तो थर्ड इक्वेशन आपको कैसे मिलेगा? थर्ड इक्वेशन मिलेगा जब आप 1 और -2 कर देंगे तभी होगा ना। 1 -2 1 है ये, और ये वाला फेरिक राइट साइड है, 1 -2 कर लीजिए, मिल जाएगा। तो 1 - 2 का मतलब डेल्टा जी नॉट ऑफ 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ द 1 और माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ द 2, ऐसा हो गया। सो -1 एफ ई स्टैंडर्ड इज इक्वल टू -2 एफ एक्स, और माइनस माइनस प्लस हुआ 3 एफ और वाई। सो माइनस हटा देंगे, ई स्टैंडर्ड जो हो गया वो है 2x -3y, 2x -3y हो गया आंसर। ये सो 1 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। इस तरह बहुत क्वेश्चन मिलेगा, और आपको आईडी मेन में भी आया हुआ है। मैं एक क्वेश्चन देखता हूं, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। तो आईडी मेन का क्वेश्चन, तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन है, पैकेज में है क्वेश्चन, शायद इसी टाइप का था। मैं एक बार देख लेता हूँ। फेरस टू आयरन -0.439 -0.439 वोल्ट है। फेरिक टू आयरन -0.036 वोल्ट है। फेरिक टू फेरस चाहिए था, फेरिक टू फेरस चाहिए मुझे, फेरिक टू फेरस मतलब यहां पे +3 टू +2 चाहिए था, +3 टू +2 चाहिए, ऐसा थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा चेंज है। आईटी मेन क्वेश्चन है। मान लीजिए ना इसको x मान लीजिए, इसको x ही मान के चलिए, इसको x मान लीजिए और इसको y, क्योंकि इतना बड़ा डाटा बार बार नहीं लिखना है तो ऐसे कर लीजिए। और थर्ड मुझे चाहिए था फेरिक टू फेरस चाहिए, फेरिक टू फेरस, ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 ही है, ऐसे ठीक है। अब बताइए थर्ड कैसे मिलेगा? थर्ड बताइए, थर्ड कैसे मिलेगा जो कि आप थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। तो 2 - 1, 2 में से 1 घटा दीजिए, आ जाएगा थर्ड। वैसे ही डेल्टा जी नॉट कर लेंगे, डेल्टा जी नॉट ऑफ 3, सो डेल्टा जी नॉट ऑफ 2 माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ 1, सो डेल्टा जी नॉट ऑफ 3 -1 एफ ई स्टैंडर्ड इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ 2 -3 एफ वाई प्लस 2 एफ एक्स, ये हो गया। एफ हटा लेंगे, ई स्टैंडर्ड 3y -2x, सॉल्व करते हैं। 3 और y का वैल्यू ये है, सो -3 मल्टीप्लाई बाय 0.036
प्लस प्लस हो गया 2 और x का वैल्यू माइनस है 0.439 हो गया स्टैंडर्ड। 8 7 8 माइनस 1 0। सो स्टैंडर्ड जो है वो आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे हो गया 0 7 7 0.770 वोल्ट ये। सो जो आपको कैलकुलेट करना था स्टैंडर्ड फेरिक टू फेरस, सो आंसर में देख लेंगे 0.77 वोल्ट ये। तो इस पैटर्न का बहुत कॉमन है क्वेश्चन, और है बहुत सारा आईटी में है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन।